नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 15 है और इस क्लास में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। तो साथियों, यदि आपने पिछले 14 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले 14 पार्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आज के सापेक्ष देखा जाए तो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में मात्र 16 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा है। जिनकी परीक्षा 31 अगस्त को है उनके लिए लगभग 20 दिन है और जिनकी परीक्षा 23 को है उनके लिए केवल और केवल 16 दिन हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन 16 दिनों में आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर करके आ सकते हैं। तो आप इन रीजनिंग की क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह, यदि अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। सब्सक्राइब कर लो अभी से, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। एक बहुत ही प्यारी सी क्लास रहेगी अपनी यहाँ पर, और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जो भी आने वाली क्लासेस रहें उनका अपडेट आप लोगों को मिल जाए। और हाँ, इम्पोर्टेंट ये भी है प्यारे दोस्तों, जो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम है, यहाँ पर हम इन क्लासेस की पीडीएफ डालते हैं और सारी की सारी पीडीएफ कैसी रहती है प्यारे दोस्तों, अनसॉल्व रूप से रहती है, यानी बिना सॉल्यूशन के। तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन कर सकते हैं, तो पीडीएफ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, पहले प्रश्न का सभी मेरे प्यारे साथी उत्तर बताएंगे। पहला ही प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सभी के सामने है। बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द का दूसरे शब्दों से जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से ज्ञात कीजिए। तो साथियों, लिखा गया है भविष्यवाणी का संबंध किससे है? भविष्य से है। तो खेद का संबंध किससे हो जाएगा? देखो, मेरी बात को समझना है। जो भविष्यवाणी होती है वो भविष्य को लेकर के की जाती है। जो प्यारे साथियों भविष्यवाणी होती है वो भविष्य को लेकर के की जाती है। वहीं पर खेद, खेद का मतलब किससे है प्यारे दोस्तों? पछतावा से है। किससे है? पछतावा से है। या खेद का मतलब दुख से है। किससे है प्यारे दोस्तों? खेद का मतलब किससे है? दुख से है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अपने अतीत को लेकर के होती हैं। किससे? अतीत को लेकर के होती हैं। तो याद रखेंगे, अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ समय। तो याद रखेंगे, जो खेद होता है वो किससे हो जाएगा? अतीत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर है, एकदम सटीक तरीके से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। इसी से मिलता जुलता दूसरे नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सभी बताइए। चलिए बताइए, कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द का दूसरे शब्दों से जो संबंध है वही तीसरे शब्द का चौथे से ज्ञात कीजिए। अगर ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, क्या बोला गया है? जो ऊष्मा है इसका संबंध किससे है प्यारे दोस्तों? कैलोरी से है। कैसे है? कैलोरी से है। तो आपको बताना है यहाँ पे, क्या बताना है? ध्वनि का संबंध किससे हो जाएगा? तो भाई एक बात याद रखना है, फिजिक्स में ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, उसी प्रकार ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जीके में भी पूछा जाता है ध्वनि का मात्रक क्या है, तो याद रखेंगे डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिबल होता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ऊष्मा का मात्रक अगर कैलोरी है तो ध्वनि का डेसिबल हो जाएगा। रिएक्टर किसका होता है? ये प्यारे दोस्तों भूकंप के सिस्मोग्राफी का होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक लाजवाब क्वेश्चन। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो सबसे पहले दाएं दिशा ये होती है, हमेशा याद रखना है, मैं हर बार बताता हूँ। और प्यारे दोस्तों बाएं दिशा ये होती है। कौन सी? ये बाएं है और वहाँ पे दाएं है। तो मुझे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला लिखी कैसे जाएगी? तो आप कहोगे बाएं से दाएं लिखी जाएगी, यानी यहाँ से ए बी सी ऐसे डैश डैश करके हम क्या लिखते हैं? एक्स वाई, ठीक है, और ऐसे करके जेड लिखते हैं, यानी हम बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है प्यारे दोस्तों? प्रश्न में हमसे बोला गया है कि दाएं से, यानी राइट हैंड से, राइट छोर से 12वां अक्षर होना चाहिए और उसी के राइट में हमें 5वां बताना है। क्या बताना है? 5वां बताना है। तो क्या आप बता पाओगे? चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे देखेंगे। देखो, यहाँ पे आपका जो राइट से 12वें के राइट 5वां होगा, तो आप एक कंडीशन हमेशा याद रखना, मैंने कई बार बताई है, राइट राइट आ जाए घटा दो, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए घटा दो। अगर राइट लेफ्ट आते हैं या लेफ्ट राइट आते हैं तो इनको जोड़ना है, यानी अपोजिट वाले हमेशा जोड़े जाते हैं जबकि समान हमेशा घटाए जाते हैं। तो पहले को पकड़ करके घटाएंगे, राइट से बचेगा 7वां। क्या बचेगा प्यारे साथियों? राइट से 7वां। और राइट से जो 7वां होगा, राइट से जो 7वां होगा वो क्या होगा? आप मुझे बताओ।
आप कहोगे सर राइट मतलब इस दिशा से, इस दिशा से 7वां गिनना आसान नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ इस दिशा से, बाएं से बना लो ना, लेफ्ट से बना लो। लेफ्ट से बनाने के लिए दिए गए 7 को 27 में घटा दो, दिए गए 7 को 27 में घटाओगे तो लेफ्ट से आ जाएगा 20, और लेफ्ट से 20वें नंबर पर जो लेटर आता है उस लेटर का नाम है T20। क्या होता है? T20 होता है, याद रखेंगे। तो टी किस ऑप्शन में दिया है? ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई, प्रश्न में कहीं मैंने गड़बड़ की है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, यानी राइट से 12 के राइट 5, यानी दोनों हैं एक जैसे घटेंगे। राइट से 7वां, राइट से 7वां पता नहीं है तो 27 में से 7 घटाया, लेफ्ट से 20। तो चलिए इन ऑप्शन में एक और ऑप्शन बनाओ मेरे भाई। क्या बनाओ? एक और ऑप्शन बनाओ। टाइपराइटर ने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे उसको टी बनाना चाहिए था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ई नाम का एक ऑप्शन बना लो, वहाँ पे टी कर लो। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे टी कर लो। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न है, क्रम व्यवस्था से संबंधित। क्रम व्यवस्था का शानदार सा प्रश्न दिया गया है। बोला गया है दोस्तों यहाँ पर हमसे, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास मेढक है, मेढक के अलावा क्या है? गरुड़ है। गरुड़ के अलावा क्या है? तो देख रहे होंगे टिड्डा है, सांप है और घास है। इनको कैसे व्यवस्थित कर पाओगे आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर इनको व्यवस्थित करने के लिए क्या है, सबसे छोटा वाला पहले व्यवस्थित कर लो। ये एक चक्रीय, क्या बोलते हैं उसको, जीवन चक्र का हिस्सा दिया गया है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा घास। घास का मतलब है 5 से विकल्प की शुरुआत होगी, 5 से विकल्प की शुरुआत होगी, दिए 2 विकल्प गलत हो जाएंगे। अब देखो घास को कौन खाता है, तो आप कहोगे सर घास को खाता है टिड्डा, यानी तीसरे नंबर पर आ जाएगा टिड्डा। जो तीसरे पे दिया गया है ना टिड्डा, ये दूसरे स्थान पर आएगा। तीसरा जो टिड्डा दिया गया है ये दूसरे स्थान पर आएगा। अब टिड्डा को कौन खाता है? आप कहोगे टिड्डा को खाता है सर मेंढक। कौन खाता है? मेंढक खाता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो बनेगा 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, 5 3 1, 5 3 1 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। जबकि डी वाला नहीं बनेगा क्योंकि 5 3 4 हो रहा था वहाँ पे। मेढक को कौन खाता है? आप सभी को पता है, ये खाता है। इसके अलावा इसको कौन खाता है? तो आप कहोगे इसको खाता है गरुड़। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। घास खाता टिड्डा, टिड्डा खाता मेढक, मेढक खाता सांप, सांप खाता गरुड़। ठीक है, इस तरह से बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में है। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों से पूछा गया है, किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को अगर ये लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में सोशल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल देखना है, लिखा कैसा जाता है। कैसा लिखा जाता है? POLITICAL। ठीक है, TICAL, ये रहा पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल को लिखा कैसे गया है, तो आप कहोगे सबसे पहले इसको क्यू लिखा है। सर क्या लिखा है भाई? क्यू लिखा है। क्यू के पहले क्या लिखा है? एन लिखा है। एन के बाद क्या लिखा है? एम लिखा है। एम के पहले क्या लिखा है? एम के बाद लिखा है एच, एच के बाद लिखा है यू, यू के बाद क्या लिखा है? आप कहोगे फिर से एच आ गया, और उसके बाद में क्या लिखा है? फिर डी लिखा है प्यारे दोस्तों। फिर क्या लिखा है? आप कहोगे जेड लिखा है, उसके बाद में एम लिखा है। लेकिन हमें कोडिंग किसकी बतानी है? हमें कोडिंग तो सोशल की बतानी है, SOCIAL, इसकी बतानी है। चलिए पहले इसको क्रैक करते हैं, इसका लॉजिक क्या है। देखो गौर से देखोगे दोस्तों, ये 16 पर होता है, यहाँ पे ये 17 हो गया। ये N 14 पर होता है, O 15 पर होता है, L 12 पर होता है, M 13 पर होता है। तो अगर इतने में देखा जाए तो P में 1 जुड़ा है, 16 में 1 जुड़ा है, जबकि 15 में 1 घटा है। क्या हुआ है? 15 में 1 घटा है। 12 में 1 जुड़ा है तब 13 हुआ है, और H I में 1 घटा है, यानी I 9 पर होती है तो H 8 पर आया है। फिर 1 जुड़ रहा है, फिर 1 घट रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए C में 1 जुड़ेगा तभी तो D बनेगा, उसके बाद फिर 1 घटेगा, फिर 1 जुड़ेगा, इस तरह से चल रहा है। यानी पहली बार में +1 करना है, उसके बाद में देखते जाना अल्टरनेट करके, +1 करोगे, S के बाद आता है T, तो विकल्प की शुरुआत T से होगी, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, यानी BCD तो गलत हो गए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखो O में 1 घटेगा तो क्या बचेगा? O में 1 घटेगा तो N बचेगा। अब C में 1 जुड़ेगा तो क्या होगा? D होगा। I में 1 घटेगा तो H बचेगा। A में 1 जुड़ेगा तो दोस्तों B होगा। ठीक है, और यहाँ पे L में 1 घटेगा तो क्या होगा? K होगा। तो प्रश्न का उत्तर TNDHBK ऑप्शन नंबर ए में है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोडिंग रिकोडिंग में ही आता है। बोला गया है यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? बताओ मेरे भाई, अपराधियों को कौन पकड़ता है? बेसिकली अगर देखा जाए अपराधियों को पकड़ती है क्या? आप कहोगे सर पुलिस।
अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस। लेकिन पुलिस को तो उसने शिक्षक कह दिया, सवाल में पुलिस को क्या कह दिया? पुलिस को भैया शिक्षक कह दिया। तो अपराधियों को अब कौन पकड़ेगा? पहले पुलिस पकड़ती थी, लेकिन इसको क्या बोला है? शिक्षक। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा अपराधियों को पकड़ेगी शिक्षक। कौन पकड़ेंगे? अपराधियों को पकड़ेंगे शिक्षक। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न और दिया है आपके सामने। बोला है अंकों के निम्नांक के समूह में कितने ऐसे 6 हैं? क्या ढूंढना है? कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 है तथा परवर्ती भी 9 है। यानी कि ऐसे कितने 6 हैं जिनके आसपास 9 होना चाहिए, बस हमें ये देखना है। पहला 6 नहीं है, दूसरा 6 नहीं है। क्या तीसरा 6 है जिनके आसपास 9 है? आप कहोगे हाँ सर। क्या दोस्तों आगे और ये वाला 6 है? नहीं है। क्या ये 6 है जिसके आसपास 9 है? नहीं। क्या ये 6 है? नहीं है मेरे भाई। क्या अगला वाला 6 है? आप कहोगे हाँ अगला वाला 6 है। इसके अलावा क्या ये 6 है? नहीं। ये है क्या? ये है क्या? नहीं है। ये वाला 6 है क्या? नहीं। यहाँ पे है क्या? नहीं है मेरे भाई। बोलो ये भी तो नहीं है। इसके आगे देखोगे तो क्या है? 9 आया नहीं। इसके बाद 9 आया परवर्ती। इसमें क्या ये वाला 6 आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये 6 है, ये भी 6 है। तो आप यहाँ से कहोगे कि 2 एक ऐसे 6 हैं जिनके आसपास में क्या है प्यारे दोस्तों? 9 है। आसपास में 9 है, वो मात्र और मात्र 2 6 मिल रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें कुल मिलाकर के ऐसे 6 ढूंढने थे जिनके आसपास 9 हो। तो पहला 6 ये रहा, यहाँ पे बनेगा नहीं। अगला वाला यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे नहीं बनेगा। अब दोस्तों यहाँ से बन सकता था, लेकिन आसपास 9 नहीं है, ठीक है। फिर आगे और देखोगे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, केवल और केवल 2 हैं। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक प्यारा सा प्रश्न है। एक स्टूडेंट के द्वारा कहा गया था कि ऐसे प्रश्नों में समस्या होती है, तो आप इसको देखेंगे अच्छे से। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। प्यारे दोस्तों जो ए नाम के बंदे का घर है, जो ए का घर है वो किसके पश्चिम में है? तो आप कहोगे इसका जो घर है ये बी के पश्चिम में है, ठीक है। इसको ए के घर को बी के पश्चिम में बनाते। बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर जो है वो सी के दक्षिण में है। सी का घर डी के पूर्व में है। तो दोस्तों जो सी का घर है, जो सी का घर है वो किसके पूर्व में है? आप कहोगे डी के पूर्व में है। डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? डी से देखा जाए, मतलब अगर ये इस डी को देखा जाए तो इसके सापेक्ष ये बी का घर किस दिशा में है? तो आप कहोगे इस पर सीधा सा प्लस बना लेते हैं। क्यों ना बना लेंगे ऐसे करके। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? एक दोस्तों ईस्ट की दिशा है, एक साउथ की दिशा है, यानी साउथ ईस्ट, जिसे हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। प्यारे दोस्तों जिसे हम दक्षिण पूर्व कहते हैं वही हमारा सही उत्तर है। डी से बी का घर किस दिशा में है मेरे भाई? डी से बी का जो घर है वो दक्षिण पूर्व की दिशा में है, याद रखेंगे। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न में बोला है 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद ऊपर से छठवां है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? आप कहोगे सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 35 है। बोला गया है गोविंद ऊपर से छठवां है, यानी कि गोविंद नाम का जो लड़का है ऊपर से कौन से नंबर पर है? 6 नंबर पर है। कौन है? G4 गोविंद है। बोला गया है कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, यानी कि इससे भी 7 स्थान नीचे, इससे भी अगर 7 स्थान नीचे रहा होगा कौन? कृष्ण। गोविंद से भी 7 स्थान नीचे है, अर्थात पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां और सातवां, टोटल 7 स्थान नीचे कौन है? आप कहोगे प्यारे दोस्तों कृष्ण है। अगर हम कृष्ण को देखें तो ऊपर से कितने नंबर पर आ जाएगा? आप कहोगे छठवां तो गोविंद था, छठवां तो गोविंद था, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये, 13वां, तो ऊपर से जो कृष्णा होगा वो 13वां हो जाएगा। बोलो आप सीधा भी 6 में 7 जोड़ सकते थे, 13 आ जाता। ये छठवां बोला था तो छठवें में 7 अगर स्थान जोड़ देते तो 13वां आ जाता। तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से ओवरऑल अगर देखा जाए ऊपर से जो कंडीशन है वो कृष्ण की कौन सी है? 13वीं है। प्रश्न में पूछा है कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। मेरे दोस्त एक बात याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस में राइट, राइट इसका करते हैं -1 तब निकल के आता है हमारे पास टोटल। लेकिन अब हमें पता है मेरे दोस्त टोटल कितना है? सर 35 है। कितना है भाई? 35 है। देखो दिया है 35 बच्चों की कक्षा में। अब लेकिन लेफ्ट से कंडीशन हमें पता है, कृष्णा की लेफ्ट से जो कंडीशन यानी ऊपर से कंडीशन याद रखेंगे कौन सी है? 13वीं है। हमें कहाँ से निकालनी है? राइट से निकालनी है। माइनस का करेंगे 1, तो दोस्तों ये इसमें -1 होगा तो आप कहोगे 12 बचेगा। तो राइट से कृष्णा जो होगा 35 में से 12 घटेगा। कितना होगा भाई? 35 में से 12 घटेगा। 35 में से जैसे ही 12 घटेगा तो राइट से मेरे भाई कृष्णा आएगा 23वां। कौन सा आएगा? 23वां आएगा। 23वां ऑप्शन नंबर डी है।
दोस्त 23वां ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। अगर कृष्णा का नीचे से स्थान पूछे जाएगा तो 23वां आएगा, इस बात को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर कौन है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है यदि प्लस का अर्थ भाग है, साथियों प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित कथन का मान क्या हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 18 है, जो भाग है भाग का अर्थ क्या है, गुणा है। भाग का मेरे दोस्त अर्थ क्या आया है, गुणा आया है, 6 लिख दो। माइनस का अर्थ बोला था उसने प्लस, क्या बोला था, देखो माइनस का अर्थ प्लस बोला था तो प्लस लगा करके यहाँ पे 27 लिख दो। जहाँ पे प्लस है उसका मतलब भाग है, जहाँ पे प्लस है उसका मतलब भाग है, और जहाँ पर गुणा है उसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे मेरे भाई यहाँ पे माइनस है। अब दोस्तों इसमें क्या लगाएंगे, बोर्ड मास, बचपन से पढ़ा है, BOD, उसके बाद में MAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ये होता है बोर्ड मास। तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवाइड से शुरू करेंगे, डिवाइड से शुरू करेंगे तो कितना 9 बार में कटेगा, माइनस का यहाँ पे 12 होगा, प्लस का 18 छक्के 108 होगा। भाई अब जुड़ेगा तो हो जाएगा 117, कितना हो जाएगा 9 8 17 यानी 117। 117 में से जाएगा 12 तो बचेगा प्रश्न का उत्तर 105। इस व्यंजक का अगर मान पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या बताओगे, 105 बताओगे। कितना बताओगे, आप सभी कहोगे कि सर यहाँ पे जो उत्तर आ रहा है वो 105 आ रहा है, 105 इसका सही आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे बोला गया है नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। डी के सामने का मतलब है डी के विपरीत, अपोजिट बताना है दोस्त, अपोजिट। अपोजिट में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी यदि याद हो, 2 फलक ना तो कभी एक साथ छिप सकती हैं ना ही कभी एक साथ दिख सकती हैं। बोलो दोस्त क्या बोला था, 2 फलक ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं ना ही एक साथ दिख सकती हैं। अर्थात डी का अगर अपोजिट पूछा है तो डी के साथ में दिखने वाला कोई भी नंबर इसका अपोजिट नहीं होगा, यानी कि ना तो सी होगा ना तो सी होगा, काट दो, ना ही प्यारे दोस्तों बी होगा, ना ही अगर बी होगा तो इसको भी काट दो। अब क्या बच रहा है, डी के सामने कभी डी तो आएगा नहीं क्योंकि एक फलक पर एक ही बंदा आएगा, ये उल्टा तो हो नहीं जाएगा, तो डी के सामने कभी डी आएगा नहीं, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बच रहा है ए। क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी बच रहा है ए। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए, इस बात को याद रखेंगे। देखो अगर मैं बेसिक की बात बताता हूँ, बेसिक तो आप देखो पासा नंबर 1 को और पासा नंबर 4 को, इसमें बेसिक देखोगे सी भी कॉमन है, यहाँ भी हमें सी भी कॉमन मिलेगी, तो अब 2 कॉमन मिल गई तो तीसरी ऑटोमेटिक अपोजिट है, तो ए का अपोजिट यहाँ से भी आप डी निकाल पाओगे, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। वो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चाहे शॉर्ट ट्रिक कर लो चाहे बेसिक कर लो, दोनों आसान है। अगले प्रश्न में आओ। बोला गया है निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से ऐसा कौन सा डायग्राम चुनिए, सॉरी कह रहा है निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी भाषा भी है, जापानी भी है, जर्मन भी है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं कहूँगा सबसे पहले भाषा को ही बना लो। किसको बना लो मेरे भाई, सबसे पहले भाषा को ही बना लो, तो आप कहोगे हाँ ठीक है बना लेते हैं दोस्त। इसके बाद भाषा के अंतर्गत कौन, जर्मन आती है, बोलो भाई जर्मन आती है, आप बोलोगे बिल्कुल आती है सर। क्या जापानी आती है, हाँ जापानी भी आती है। तो भाषा के अंतर हमारे पास जर्मन जापानी दोनों आती हैं। क्या जापानी जर्मन का कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। जापानी एक बहुत दूर एशिया, पूर्वी एशिया की भाषा, जर्मनी यूरोप की भाषा, तो अलग अलग भाषाएं हैं। ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, प्रश्न का उत्तर बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बोला गया है आने वाले कल के 2 दिन बाद। दोस्तों क्या बोला है, आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। बात को समझना है दोस्त। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपको एक बात याद रखनी है, अपने मन से लिख लो आज। अब उसने बोला है आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल यहाँ पर, उसके 2 दिन बाद यहाँ पे, कौन सा दिन था दोस्त, शुक्रवार था। कौन सा दिन था, आप कहोगे सर शुक्रवार था। आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार था, ठीक है याद रखेंगे। तो बोला है बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बीता हुआ कल यहाँ पे और 2 दिन यहाँ पे, कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे शुक्र में 1 कम करो, थर्सडे THURSDAY, आज हो जाएगा ट्यूसडे TUESDAY, फिर होगा मंडे MONDAY, उसके बाद में क्या होगा दोस्त, संडे होगा, संडे, उसके पहले क्या होगा, सैटरडे होगा, क्या होगा, सैटरडे होगा। तो इस तरह से आप निकाल पाओगे। शुक्र से पहले तो बोलोगे बृहस्पति, बृहस्पति से पहले बुध, बुध से पहले अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे बुध से पहले निकालेंगे तो सर हमारा क्या आना चाहिए,
बुध से पहले मंगर, मंगर से पहले सोमवार, से पहले आपका संडे, से पहले आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सैटरडे हो जाएगा यानी शनिवार। तो शनिवार आपका यहाँ पे सही उत्तर है। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे शॉर्ट ट्रिक से। कैसे कर सकते थे, आप कर सकते थे आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल के लिए 1 लिखो, उसके बाद 2 दिन बाद है तो 2 लिखो, उसके बाद आपको क्या करना है, बीते हुए कल, बीते हुए कल के लिए 1 लिखो, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले लिख लो। अब दोस्तों एक अपने मन से लिख देना है, एक अपने मन से लिख देना है, ठीक है, मन से लिख देना है। चलिए इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6, 6 हो जाएगा ना दोस्त, 6 हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, ये तो हमने बेसिक तो आपको बता दिया है, बेसिक तो आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है। शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए। आने वाले कल के 2 दिन बाद, यानी एक आने वाला कल, उसके 2 दिन बाद यानी 3 दिन हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीते हुए कल यानी 1 दिन, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 दिन पहले यानी कि ये 2 दिन। तो दोस्तों कितने, 6 दिन बन रहे हैं। उसके बाद आज का दिन, टोटल 7 दिन बन रहे हैं। 7 दिन पहले शुक्रवार में क्या रहा होगा, आप कहोगे शुक्रवार ही रहा होगा, लेकिन शुक्रवार ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो गड़बड़ है। ये ट्रिक गड़बड़ कर रही है, मैं शॉर्ट ट्रिक कहीं पर मिस कर रहा हूँ, लेकिन आपका बेसिक जो है वो एकदम सही है। शनिवार इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है दोस्त, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बोला है ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। तो दोस्तों जो ए हैं वो बी के ससुर हैं। किसके ससुर हैं, बी के ससुर। बी के ससुर कैसे बनेंगे, जब बी की शादी किसी बंदे से होगी, बी की शादी किसी बंदे से होगी, वो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, मुझे नहीं पता, तब बनेंगे बी के ससुर यहाँ पे ए, बी के ससुर ए बनेंगे, ठीक है, बी के ससुर ए बनेंगे, ससुर हैं तो प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों उसने बोला है जो सी की माँ है, जो मतलब जस्ट पीछे वाली, मैंने बताया था कल भी, जो आता है जस्ट पीछे वाले के लिए। तो जो बी है वो माँ है, बी अगर माँ है किसकी दोस्तों, सी की, बी माँ है सी की, तो दोस्तों कोई पिता आएगा, कोई पिता आएगा तो इसका जेंडर पता चल गया हमें, ये प्लस होगा यहाँ पे। अगर बी माइनस है तो पति जो बनेगा एक का वो प्लस होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब बोला है डी ई की माँ है, तो डी किसकी माँ है दोस्त, ई की माँ है, डी ई की माँ है, लाइन को भी छोड़ दो। जो एफ और सी का पिता है, जो एफ और सी का पिता है, डी किसकी माँ है दोस्त, ई की माँ है, डी ई की माँ है, तो डी किसकी माँ है, ई की माँ है, ई की माँ है कौन, डी, डी की शादी करवानी पड़ेगी ऊपर वाले ए से, डी की शादी करवाओ। जो एफ और सी का पिता है, सी का पिता कौन है, मैंने फिर से बोला था जो किसके लिए आता है, जस्ट पीछे वाले के लिए, जस्ट पीछे कौन, ई, तो ये जो ई है ये पिता हो जाएगा सी और एफ का, सी और एफ का पिता बनेगा, यहाँ से एफ आपके पास आएगा। प्रश्न में पूछा है ए जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, से लगा है ई के साथ, तो ए किस प्रकार संबंधित है, डी ई की माँ थी, डी ई की माँ थी, तो मैंने इसको प्लस क्यों बनाया यार, ये माँ थी यार, इसको प्लस क्यों बनाया, इसको माइनस बनाना था, माता जी हमेशा माइनस में रहती हैं, ठीक है, तो डी ई की माँ थी। चलिए अब प्रश्न में पूछा था ए ई से किस प्रकार संबंधित है, से लगा है ई के साथ, तो क्या बोलेगा, पापा जी बोलेगा, क्या बोलेगा दोस्त, पापा जी बोलेगा, इस बात को याद रखेंगे, पापा जी आएगा। तो कहाँ पे है पिताजी, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए साथियों बताइए आपको समझ में आया, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल समझ में आया, बहुत ही आसान है प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक 16वें नंबर का प्रश्न है, एक बेहतरीन सा प्रश्न है। ये प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा जाता है। बोला है शब्द एप्लीकेशन में से कितने शब्द युग्म हैं आगे की दिशा में, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक बात याद रखनी है, प्रश्न में उसने सीधा बोला है आगे की दिशा में, तो हमें पीछे पलट के देखना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, ए डबल पी, उसके बाद में एल आई, उसके आगे क्या हो जाएगा सी ए, फिर क्या होगा टी आई ओ एन। तो हमें आगे की दिशा में अक्षर युग्म देखने हैं, आगे की दिशा में, केवल और केवल इस दिशा में। प्रश्न में बोला है आगे की दिशा में, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर एप्लीकेशन में देखते हैं, ए से देखो, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो दोस्तों अगर आप ए से आई का देखोगे, ए से आई का देखोगे, सीधा सीधा पेयर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे ए के साथ में आई लगा के रख दो, ठीक है। आई के बाद जे के यहाँ पे बनेगा नहीं। अब देखो पी से कोई बड़ा है, आप कहोगे हाँ चलिए, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई नहीं बनेगा। पी से अब यहाँ नहीं बना है तो और नहीं बनेगा। एल से देखो, एल के बाद एम, अरे पीछे देखना ही नहीं है, एल के बाद क्या होगा एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं है कोई पेयर। आई से चेक करो, आई के बाद क्या होता है जे के एल एम एन ओ, गौर से देखते एक बार फिर से, आई से क्या होगा, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, ठीक है, याद रखेंगे कोई पेयर नहीं है। सी के बाद देखो डी ई एफ जी एच, कोई भी पेयर नहीं है।
ए से देखो, ए के बाद में बी, सी, डी, ई, कोई पेयर नहीं है, ठीक है, कोई भी पेयर नहीं है। टी से देखेंगे, टी से कोई बड़ा ही नहीं। आई से चेक करो, आई के बाद क्या होता है, आई के बाद बोलेंगे आप लोग, आई के बाद होता है जे, जे के बाद होता है के, कोई पेयर नहीं है। ओ से चेक करते हैं, ओ से आगे क्या है, ओ से आगे एन है, लेकिन ओ से आगे आता तो पी है, कोई पेयर नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर आगे की दिशा में अगर देखा जाए, कौन सी दिशा में, आगे की दिशा में, प्यारे साथी आगे की दिशा में केवल और केवल एक पेयर मिलेगा। आगे की दिशा में केवल और केवल एक पेयर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, जो कि कौन सा है, ए और आई के बीच का है, और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो यहाँ पे बन रहा हो। पी से चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, सेकंड पी जो हमने देखा था, ठीक है। पी के बाद क्या होता है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो कोई पेयर है ही नहीं मेरे भाई, कोई है ही नहीं, एक ही बनेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को समझिए दोस्तों। यहाँ से आपसे पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं, एक बेहतरीन सा प्रश्न है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए आपको एक हमेशा ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, जब भी आपको एक वर्ग मिले और उसके विकर्ण परस्पर काट रहे हों, विकर्ण परस्पर काट रहे हों, उसमें नंबर देके आपको दो गुना करना है, 1 2 3 और 4। सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ो, उसका दो गुना कर दो, 4 दूनी 8। तो ऐसी आकृति जब भी आती है, ऐसी आकृति, तो आप हमेशा बताओगे दोस्त इसमें कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या ऐसी आकृति कहीं पर है, मैं कहूँगा हाँ भाई, गौर से देखते जाओ। ये जो आकृति है ये थोड़ी 45 डिग्री घूमी हुई है, 45 डिग्री ये आकृति घूमी हुई है, लेकिन विकर्ण परस्पर एक दूसरे से इसके काट रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार मेरे साथी यहाँ पे देखोगे तो ये भी आकृति ऐसी ही घूमी हुई है, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी ऐसी ही घूमी हुई है और इसके विकर्ण भी परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर ऐसी आकृति आई है, कैसी आकृति आई है, गौर से समझना है। ऐसी ही आकृति आई है यहाँ पे जैसी थी, तो 8 यहाँ से मिले, 8 दोस्त यहाँ से मिले, कितने हो गए, तो आप कहोगे 16। 16 के बाद 17 नंबर, 18 नंबर, उसके बाद में 19 नंबर, इसके बाद में 20 नंबर, प्यारे दोस्त 21 नंबर, यहाँ पे 22 नंबर। क्या इसके अतिरिक्त और हैं, मुझे बताओ, क्या इसके अतिरिक्त और हैं, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हैं। कौन कौन से, 22 नंबर के बाद गिनना है, 22 नंबर के बाद गिनना है, मैं आपको एक एक करके गिनवाऊंगा। 22 के बाद दोस्त 23वां ये वाला मिलेगा, ठीक है, 23वां ये मिलेगा, और यहीं से 24वां ये वाला मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे, ये वाला, ये 24वां मिलेगा। तो हम क्या यहाँ कॉर्नर पर लिख दें 24, ठीक है, याद रखेंगे। अब 24 यहाँ मिला है तो 25 दोस्त यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 25 ये मिलेगा, और 26 इससे यहाँ पे जाता हुआ यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्त अब हम इस कॉर्नर पे आकर के लिख देंगे 26 मिल चुके हैं, ठीक है। मैं एक एक करके गिनवा रहा हूँ दोस्त, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या आपको और कहीं मिलेंगे, मुझे बताओ। इसके बाद में भी अगर कोई मिल रहा है तो आप कहोगे वो भी मिल रहा है। वो कौन सा मिल रहा है दोस्त, एक तो ये वाला मिल रहा है, एक तो ये वाला मिल रहा है, इसके जस्ट अपोजिट एक ये वाला मिल रहा है। तो 26 2 28 कह सकता हूँ, सॉरी कह सकता हूँ क्या मैं, बताओ दोस्त, क्या मैं 28 यहाँ पे कह सकता हूँ, 26 2 28, यहाँ से 28 लिख दो। 28 के अलावा अब विकल्प ही नहीं है इससे बड़ा भाई, इससे बड़ा तो कोई विकल्प ही नहीं है दोस्त। तो आप क्या बोल पाओगे कि ऑप्शन नंबर सी दोस्त मेरा इसका सही उत्तर है। मैंने 28 के 28 ट्रायंगल आप लोगों को गिनवाए हैं। चाहो तो आप एक बार फिर से पीछे जाकर के देख सकते हो, मात्र 30 से 40 सेकंड पीछे जाना होगा, 4 बार टैप करिए, उसके बाद एक एक करके गिनिए। सारे के सारे मैंने ट्रायंगल आपको दोस्त गिनवाए हैं। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आते हैं। 28 त्रिभुज है यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। दोस्त यहाँ पे एक दर्पण दे रखा है MN नाम का, और ये एक आकृति है, इसकी हमें सही छवि बताना है। तो बता पाओगे आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए जैसी आकृति आपको यहाँ पे बनी दिख रही है इस तरफ, वो ऐसी ही आकृति बनेगी दोस्त, ऐसी ही आकृति बनेगी। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में त्रिभुज की दिशा नहीं बदलती है। क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में त्रिभुज की कभी भी दिशा नहीं बदलती है, लेकिन इसके अंदर बनी हुई आकृति की दिशा बदल जाएगी। अगर ये त्रिभुज से दूर की तरफ देख रहा है तो यहाँ भी वो त्रिभुज से दूर की तरफ ही देखेगा दोस्त, त्रिभुज से दूर की तरफ ही देखेगा अगर इस तरफ देख रहा है, ठीक है, गौर से समझते जाना है। तो दोस्त आप बोलोगे ऐसी आकृति कहाँ पे है, ऐसी आकृति केवल और केवल ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों एक में है, ए में है। अगर आप गौर से ऐसा देख पा रहे हैं तो, अगर ऐसा देख पा रहे हैं तो ए में है, चूंकि एस की दिशा दूसरी है, गलत है। ये नीचे एस बना है परा हुआ, ये उल्टा हुआ एस बना है। तो आप कहोगे कि सर ऐसी आकृति जो है कहाँ पे है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में। 18 का ए सही है। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बोला है नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है।
कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है? क्या ओपन बना सकते हैं? OPEN, OP उसके बाद में ई। भाई इसमें ई तो कहीं आया ही नहीं। कंपनेशन क्या लिखा है? कंपनेशनशिप लिखा है, कॉम्बिनेशनशिप, ठीक है, कॉम्बिनेशनशिप लिखा है और इसमें ओपन में कहीं भी ई नहीं आया है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा। अब इसके बाद OPM देखिए, OPIUM, आगे देखते हैं OPI, उसके बाद में UM तो कहीं है, यू तो है ही नहीं। बोलो दोस्त, इसमें तो यू एक्स्ट्रा आया है, यू एक्स्ट्रा आया तो ये भी नहीं बनेगा। अब दोस्तों ओपिनियन को देखते हैं, OPI क्या हो जाएगा? OPI, उसके बाद में क्या है? NI, उसके बाद में क्या है? ON। तो दोस्तों ओपिनियन तो बन रहा है, बोलो ओपिनियन तो पूरा का पूरा बन रहा है दोस्त, ओपिनियन तो पूरा का पूरा बन रहा है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे ये पूरा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी पूरा बन रहा है। और उसने पूछा था कौन सा नहीं बना सकते, भाई A B तो नहीं बना सकते हैं, सी बन रहा है। नेशन बन सकता है क्या? NATION, देखते हैं दोस्त, क्या नेशन बन पाएगा? मुझे बताओ, 1 मिनट, क्या नेशन बन पाएगा यहाँ पे? नेशन NA मिलेगा, NA, ठीक है, NAT, भाई यहाँ पे टी ही है ही नहीं, यहाँ पे टी है ही नहीं और इसमें टी आ गया। तो उसे ऐसा करना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है, टाइपराइटर ने लिखना चाहिए था नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे कह पाते कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्त ऑप्शन नंबर सी है, जिसे हम बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति क्या है? विषम आकृति के लिए क्या करते हैं? विषम आकृति को देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें नीचे की ओर तीर लगा है, ये भी त्रिभुज है। अगर इसको हम सीधा कर दें, थोड़ा सीधा कर दें तो तीर नीचे ही जा रहा है इसमें। इसको अगर हम सीधा कर दें तो इसमें भी तीर ऐसे ही जा रहा है, इसको भी देखा जाए तो तीर ऐसे ही जा रहा है, यानी कि दोस्तों दिशा तो इनकी एक जैसी है, तो अंदर वाले से पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बाहर वाले देखते हैं। बाहर देखो, एक ये आपको लाइनिंग एरिया देखना है, एक ब्लैंक एरिया देखना है। तो दोस्तों ये अभी नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो ब्लैंक एरिया कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड पे है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे है। और ये कहाँ पे है? राइट हैंड पे है। और दोस्तों अब ये पूर्व की ओर देख रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा पकड़ के ऐसा घुमा दें, ऐसा पकड़ के घुमा दें तो क्या लेफ्ट हैंड पे ये एरिया आएगा? आप कहोगे हाँ, तो राइट हैंड पे ब्लैंक आएगा। अब दोस्तों ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यानी कि उत्तर की ओर देख रहा है। और इसको अब हमें सीधा पलटना पड़ेगा। कैसा पलटना पड़ेगा? सीधा पलटना पड़ेगा नीचे दिखाने के लिए, सीधा एकदम सीधा पलटो यहाँ से पकड़ के, यानी कि या तो पकड़ के ऐसा घुमाओ या तो एकदम पलट दो, ठीक है, या तो एकदम इसको क्या कर दो, या तो एकदम दोस्त यहाँ पे इसको ऐसे पलट दो, ठीक है, ऐसे। तो पलटोगे ये नीचे की दिशा में आ जाएगी, लेकिन ये आपका राइट हैंड में आएगा दोस्त, ये राइट में आएगा, ये लेफ्ट हैंड में आएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है दोस्त, ये तो गड़बड़ हो रही है ऑप्शन नंबर सी में, ये तो लेफ्ट में आना चाहिए यार, ठीक है। देखो गौर से समझो, मेरी बात को समझना, मैं यहाँ से कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा ए के सापेक्ष में। देखो ये अगर उल्टा बना हुआ है, नीचे की ओर देख रहा है, तो ये उत्तर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर। तो दोस्तों जो इसका राइट है, जो ऑप्शन नंबर ए का राइट है, वो इसका लेफ्ट बन जाएगा। बोलो, जो ऑप्शन नंबर ए का राइट है वो इस वाले का सी नंबर का क्या बन जाएगा? लेफ्ट। तो हम कहेंगे इसके राइट में ब्लैंक है तो ये यहाँ पे लेफ्ट में ब्लैंक, यानी कि ये एक जैसे हैं और यहाँ पे ये राइट में हो जाएगा, तो ये इसका अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बन रहा है, लेकिन जब हम देख रहे हैं किसको, जब हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी का अगर मैं इसको सीधा करता हूँ तो इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे ब्लैंक एरिया कुछ ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक एरिया लेफ्ट हैंड में आएगा, ये लेफ्ट हैंड में आएगा और यहाँ पे राइट हैंड में आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों हर एक दिशा में राइट हैंड पे था हमारा एरिया और लेफ्ट हैंड पे था डार्क एरिया, जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि राइट हैंड पे डार्क एरिया हो गया और लेफ्ट हैंड पे हो गया ब्लैंक एरिया। तो ऑप्शन नंबर डी, जो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका सही उत्तर होगा, विषम। याद रखेंगे। देखो एक बार मेरी बात को फिर से समझ लो, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, लेकिन ये डार्क वाला जो एरिया ये राइट है। याद रखेंगे। आप इसको जब सीधा करके देखोगे, जब आप इसको ऐसे हथेलोगे और इसको सीधा पलट दोगे और इसको थोड़ा और इस तरफ घुमा दोगे धक्का दे करके, ठीक है, इस तरह से बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें विषम आएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लाना है। तो देखो R18 पर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, P16 पर होता है, N14 पर होता है, यानी 18 में से 2 गया 16, 16 में 2 गया 14, 14 में से 2 जाएगा तो 12, और 12 पर जो लेटर आता है वो कौन सा? L होता है। अब L12 पर, N14 पर और P16 पर, तो अगला वाला 2 और जुड़ेगा, मतलब 12 2 14 2 16, तो अगली बार में 18 पर आता है R।
प्रश्न की शुरुआत एल आर से होगी, एल आर से होगी, एल से एक ही विकल्प शुरू कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखोगे तो 22 में से घटेगा 3, 3 में घटेगा 16, 16 में 3 घटेगा तो 13, तो 13 पे आता है एम। तो एल आर एम मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे आ जाओ। आगे डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक बेहतरीन सा प्रश्न दिया है। प्रश्न में बोला है राज ने बिंदु एक्स से बिंदु वाई तक सीधे 80 मीटर की दूरी तय की। तो दोस्तों क्या कह रहा है, राज कोई बिंदु एक्स पर खड़ा था, वो सीधा गया है। कहाँ पे गया है, वो आप बोलोगे कि राज जो बिंदु एक्स पर खड़ा था वो सीधा गया है बिंदु वाई पे। कहाँ पहुंचा, बिंदु वाई पे, ठीक है, याद रखेंगे। और उस बीच उसने 80 मीटर की दूरी तय कर ली है, ठीक है, याद रखेंगे। बिंदु एक्स से बिंदु वाई तक सीधे 80 मीटर की दूरी तय की। वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, यानी राज दाईं ओर मुड़ा है तो अब कितनी दूरी तय कर रहा है दोस्त, याद रखेंगे, राज दाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर दूरी तय कर रहा है। इसके बाद उसने बोला है फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 70 मीटर चलता है। साथियों यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ रहा है और कितना चल रहा है साथियों, याद रखेंगे, ये 70 मीटर चल रहा है। कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, 70 मीटर। मैंने गड़बड़ चला दिया, पहली बार में दाईं मुड़ना था इसको यार, ठीक है। कहाँ पे मुड़ना था, दाईं। दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा, कहाँ पे जाएगा, इस तरफ। तो दोस्तों ये पहली बार में दाएं मुड़ करके 50 चला था तो नीचे आ गया, ठीक है। पूर्व में मुख था, चूंकि पूर्व में मुख है तो दाईं ओर मुड़ेगा, 50 मीटर चला है, दाईं ओर मुड़ करके नीचे की ओर जाएगा। अब दोस्तों इसका नीचे दक्षिण में मुख है और दक्षिण में मुख होने के कारण जब ये फिर से दाईं मुड़ेगा 70 मीटर चलने के लिए तो पश्चिम में चला जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये 70 मीटर चला है, अब सही है। कह रहा अंत में वह दाईं ओर घूमा, अंत में वह दाईं ओर घूमा और 50 मीटर चला, दाईं ओर घूमा और 50 मीटर चला। यहाँ से दोस्तों ये फिर से दाईं ओर घूम गया है और 50 मीटर फिर चल गया है। तो अब गौर से समझना है दोस्त, ये 50 मीटर और ये 50 मीटर क्या समान है, आप कहोगे हाँ। तो ये 70 मीटर ऊपर वाले 70 मीटर के समान होगी। बोलो दोस्त, एक आयत बन जाएगा। अगर टोटल डिस्टेंस 80 थी, 70 चली गई तो नीचे ये कितनी बची, आप कहोगे 10 बची। और बंदा खड़ा कहाँ पे है, इस बिंदु पे खड़ा है, ये ग्रीन सर्कल पे। 50 मीटर चलने के बाद अंत में यहीं तो आया था। तो प्रारंभिक स्थान से दोस्त एक्स स्थान से, एक्स प्रारंभिक था, एक्स से इसकी दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 10 मीटर है दोस्त। कितनी है, 10 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला गया नीचे दिए गए प्रश्न में श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करने हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 2, 5, 11, 23 और 44 हैं, तो क्या होगा इसका सही उत्तर। तो आप कहोगे दोस्त यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 है, 2 के बाद में 5 है, इसके बाद में 11 है, 11 के बाद में प्यारे दोस्तों 23 है, 23 के बाद में 44 है। तो अब गौर से समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्पेशल चल रहा है 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 का गुणा प्लस में 1, 5 दूनी 10 यानी 2 का गुणा और दोस्तों प्लस में 1। यहाँ से करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 का गुणा और प्लस में 1 हो जाएगा। और साथियों आगे देखोगे तो यहाँ भी 2 का गुणा और प्लस में 1, ना 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 गड़बड़ हो गई दया। 23 दूनी 46, 1 47 होना चाहिए था, 11 दूनी 22, 1 23। अभी तक तो सही था, अभी तक तो सही था, लेकिन अब गड़बड़ हो गई दादा। तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, अब इसमें ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक और कोई है। इसमें ये लॉजिक नहीं है तो क्या लॉजिक है दोस्त, तो मैं आपसे कहूँगा 3 का अंतर है। आगे देखोगे तो कितने का है, 6 का अंतर है। और आगे देखोगे तो 12 का अंतर है। और आगे देखोगे तो कितने का है, 12 दूनी 24 का नहीं 11, 12, 23 होता है, 11, 12, 23 होता है, 11, 12 होता है 23। 23 में अगर हम जोड़ें 21 तो हो जाएगा 44, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 21, नीचे कुछ अंतर मिलेगा क्या, नीचे 3 का है, यहाँ पे दोस्त 6 का है, और आगे देखोगे तो 12, 9, 21, चलिए मिल जाएगा। देखो 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12। अगली बार में यहाँ पे 12 का अंतर ले आओ। और साथियों जब आप आगे जोड़ने जाओ तो 21 में 12 जोड़ करके यहाँ पे 33 कर दो। कितना कर दो, 33। और 44 में 33 जोड़ दोगे तो 77 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या किसी विकल्प में है 77? हाँ मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो दो क्रम की सीरीज थी, 2 खंड की सीरीज, यानी पहली बार में 3, 6, 12, 21 और 33 का अंतर। तो यहाँ से क्रम पता चल जाएगा, हर बार में +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, और सीरीज अगर आगे कंटिन्यू करती तो +3 होकर चलता रहता। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें पता चला है कि 77 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न एक और श्रृंखला का प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं। 0 है प्यारे दोस्त, 2 है, 2 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 20 है, 20 के बाद में एक बॉक्स बना देते हैं, क्या आएगा देखते हैं।
तो इसमें भी अंतर ही देखेंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे भाई। 2 का अंतर है, आगे साथियों 4 का अंतर है, और आगे 6 का अंतर है, और आगे 8 का अंतर है। तो अगली बार में कितना होना चाहिए? 10। यानी 2 4 6 8 10, तो 10 20 में 10 जुड़ेगा तो 30। तो क्या कहीं भी 30 दे रखा है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहली बार में 2 जुड़ा, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 6, चौथी बार में 8 और पाँचवीं बार में दोस्तों 10 जुड़ा है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न अब हम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं किसको? मानसिक अभिरुचि को। दोस्तों बोला गया है डाटा डिडलिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर साइबर अपराध से संबंधित कुछ मानसिक अभिरुचि के 4-5 प्रश्न हैं। इनको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए थे। डाटा डिडलिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या यह साइबर अपराध है? भाई बिल्कुल सही है, डाटा डिडलिंग साइबर अपराध है। डाटा डिडलिंग का अर्थ होता है डाटा को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, बिल्कुल सही है। दोस्त आपने अभी देखा होगा डीप फेक के बारे में सुना होगा। डीप फेक क्या होता है? इसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी का चेहरा किसी में लगा देते हैं। आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना का चेहरा किसी और लड़की के मुंह में लगा दिया था, तो उसके कुछ नेक्ड टाइप के कपड़े थे, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो इसमें डाटा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है डाटा डिडलिंग में। बोला गया है डाटा में यह गड़बड़ी कंप्यूटर वायरस या डाटा एंटी क्लर्क के माध्यम से की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। बोला है इस अपराध का शिकार केवल वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां होती हैं। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां इसका अपराध बने। अभी हमने कहा वित्तीय क्षेत्र में, क्या रश्मिका मंदाना कोई कंपनी थी? तो आप कहोगे नहीं। तो ये केवल और केवल वित्तीय क्षेत्र में नहीं, हर किसी क्षेत्र में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यह कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो डी वाला सही नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आओ। आगे बोला गया कि किसी अपराध की जांच करते समय पुलिस को कॉल डिटेल रिकॉर्ड से क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती है। क्या पूछा है? ये बात हमेशा याद रखना है, इसमें छोटे छोटे अंतर होते हैं, इनको देख लेना है। नहीं लिखा है कॉल डिटेल रिकॉर्ड से क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती। इनकमिंग कॉल की अवधि पता चलती है, बिल्कुल चलती है। आउटगोइंग की भी पता चलती है। कॉल करने वाले व्यक्ति की बैंकिंग डिटेल, क्या दोस्तों ये आपको पता चल पाएगी? मुझे बताओ। आप कहोगे कॉल करने वाले व्यक्ति की सिर्फ बैंकिंग डिटेल कहाँ से मिलेगी? ये नहीं मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। बोला मोबाइल फ़ोन से नेटवर्क का सेल नंबर मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो क्या पूछा था? क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी में दी गई जो जानकारी है ये बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। कॉल करने वाले व्यक्ति की बैंक डिटेल आपको नहीं मिलेगी। आगे आ जाओ। आगे बोला है कंप्यूटर क्रैकर और क्रैकर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है हैकर वे लोग होते हैं। कंप्यूटर क्रैकर और हैकर होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हैकर होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। कंप्यूटर क्रैकर और हैकर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हैकर वे लोग होते हैं जो अच्छे उद्देश्यों से सिस्टम को हैक करते हैं। भाई ये तो यही तो असत्य हो गया। हैकर वे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो दोस्तों बुरे उद्देश्य जो अच्छे उद्देश्यों से नहीं। भाई हैकर ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं करते मुझे लगता है। आगे बोला क्रैकर वे लोग होते हैं जो बुरे उद्देश्यों से सिस्टम को हैक करते हैं। हैकर अनैतिक के व्यवसायी होते हैं। हैकर अनैतिक व्यवसायी होते हैं। तो देखो एक बात समझो, कौन सा कथन असत्य है? अच्छा उसने ये पूछा है हैकर और क्रैकर में। दोस्त हैकर वो लोग होते हैं जो सरकार की मदद करते हैं। आपने देखा होगा, आप देखना, एक मूवी बनी है, उसमें एक लड़का है, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, क्या नाम है, एक अच्छी मूवी है, साइबर अपराध पे ही संबंधित है। तो उसमें एक नाम नहीं आ रहा, वो क्या बना, बासु बासु करके उस लड़के का नाम है, संस्कृत पढ़ता है उस मूवी में, देखो नाम नहीं आ रहा। बहुत अच्छी सी मूवी है, वो कंप्यूटर हैकर बनी है। तो हैकर वो लोग होते हैं जो सरकार की मदद करते हैं, जबकि क्रैकर वो लोग होते हैं जो चोरी छिपे काम करते हैं, सरकार के खिलाफ काम करते हैं। तो हैकर वे लोग होते हैं जो अच्छे उद्देश्यों से सिस्टम हैक करते हैं। तो ये सही हो जाएगा, देखो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और पूछा है क्रैकर वे लोग होते हैं जो बुरे उद्देश्यों से सिस्टम हैक करते हैं। तो ये भी सही है। क्रैकर मतलब बुरे लोग, हैकर मतलब वे लोग जो सरकार की मदद करते हो। कह रहा है हैकर अनैतिक प्रकार के व्यवसायी होते हैं। अभी मैंने बताया हैकर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अनैतिक नहीं होते हैं दोस्त, ये अनैतिक नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ये सरकार की मदद करते हैं कर। तो ये तो गलत हो गया। अब कह रहा है क्रैकर गैर कानूनी रूप से व्यवसाय करते हैं। हाँ ये सही हो जाएगा। क्रैकर का मतलब मैंने बताया जो गलत मानसिक रूप से, जो अपने गलत रूप से, क्रैकर वे लोग होते हैं जो बुरे उद्देश्यों से हैक करें। तो ये क्रैकर हो गए। तो क्रैकर हमेशा गैर कानूनी रूप से व्यवसाय करते हैं, सही है। हैकर अनैतिक रूप से व्यवसाय नहीं होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य हो जाएगा, हैकर और क्रैकर में। आगे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी। क्या पूछा है? क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी। तो कह रहा है किसी डाटा, ऑडियो वीडियो फाइल को किसी दूसरी
डाटा आईडी वीडियो फाइल में छुपाना स्टेनोग्राफी कहलाती है। कह रहा है स्टेनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी एक ही होती है। भाई स्टेनोग्राफी क्रिप्टोग्राफी एक ही कैसे हो जाएगी, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे सही है, डाटा आईडियो वीडियो कॉल को किसी दूसरे फाइल में छुपाना, ये स्टेनोग्राफी बिल्कुल सही है। स्टेनोग्राफी में गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता, ये भी सही है दोस्त। ठीक है, आगे बोला गया है क्रिप्टोग्राफी स्टेनोग्राफी से अधिक प्रसिद्ध है, हाँ तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका गलत क्या होगा, कथन असत्य कौन सा होगा कि स्टेनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी एक ही है, ये बिल्कुल गलत है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न 29 नंबर है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, सिलोजिज्म का। बोला है सभी व्रत त्रिभुज हैं, तो जितना भी व्रत का पार्ट है, जितना भी प्यारे दोस्तों व्रत हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे व्रत हमारे त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं, याद रखेंगे। क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे दोस्त त्रिभुज हो जाएंगे, अच्छे से समझना है, क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब बोला गया है कुछ त्रिभुज आयत हैं, यानी कि कुछ त्रिभुज का पार्ट, यानी त्रिभुज का इतना इतना सा जो पार्ट है, इतना इतना सा जो पार्ट है, ये क्या है, ये आयत है, याद रखेंगे, ये आयत हो गया। प्रश्न में आगे बोला गया है, क्या बोला गया है दोस्त, आगे बोला गया है सभी आयत वर्ग हैं, यानी आयत का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या है दोस्त, वो सारा का सारा वर्ग है। क्या है दोस्त, याद रखेंगे, वो सारा का सारा वर्ग है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। प्रश्न में पूछा है कुछ आयत त्रिभुज नहीं, सॉरी कुछ कह रहा है कुछ त्रिभुज आयत नहीं है, मुझे बताओ क्या कुछ त्रिभुज का पार्ट, कुछ त्रिभुज का पार्ट आयत नहीं है। आप कहोगे सारे पॉजिटिव कथन थे, सारे पॉजिटिव कथन थे, इसमें नेगेटिव निष्कर्ष क्यों लाए हो सर, ये तो गलत हो गया। बोलो भाई, कुछ आयत त्रिभुज नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ आयत तो त्रिभुज हैं, कुछ आयत तो त्रिभुज हैं, लेकिन कुछ आयत त्रिभुज नहीं है, क्या ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्त, याद रखेंगे। पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष गलत होता है। अब कह रहा है कोई भी व्रत, कह रहा है कोई भी वर्ग व्रत नहीं है, कोई भी वर्ग व्रत नहीं है। क्या कथन में कहीं वर्ग व्रत का संबंध दिया था, नहीं दिया था, वर्ग व्रत का कोई संबंध ही नहीं है, तो आप इनके बारे में ज़्यादा डिटेल बता ही नहीं पाओगे। कह रहा है कोई वर्ग व्रत नहीं है, प्रेशर डाल के कह रहा है, और पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष गलत है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप कह पाओगे यदि ना तो एक निष्कर्ष और ना ही निष्कर्ष दो निकलते हैं। ठीक है, ना इधर फर्स्ट एंड नॉर सेकंड, आपका याद रखेंगे कंक्लूजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का होमवर्क प्रश्न आप सभी के सामने है, आज का गृह कार्य प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के माध्यम से संबंध को निकटतम समानता रखता है। यानी कि आपके सामने बोला है अमीटर का संबंध अगर विद्युत धारा से है, तो इन चार ऑप्शन में ढूंढ करके बताना है कौन सा ऐसा संबंध है जो इसके समान है, याद रखेंगे। तो फिलहाल प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास आप समझे होंगे, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़े होंगे। यदि पसंद आई है तो आपसे मैं फिर से कह देता हूं कि आपको लाइक बिल्कुल नहीं करके भूलना है। आप जल्दी से लाइक कर दो, यदि क्लास पसंद आई है कर दीजिए, जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दो, और हाँ सुन के जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसी क्लासेस कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्त 16 दिन बाकी हैं, इन 16 दिनों में जो भी बेहतरीन हमसे बनेगा वो आप लोगों के लिए किया जाएगा। तो आप लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, इस तरह से दिखाते रहिए। दोस्तों में सेशन शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब साथियों से भी करवाइए। रीजनिंग को हम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।